कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज टाइम थोड़ा बदल लिया था क्योंकि आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु माथुर सर थे और शाम को ओपीडी का समय होता है, इसलिए टाइम 7 बजे की जगह हमने उसे 8 बजे कर लिया था ताकि पेशेंट्स जो मरीज़ आते हैं उनको भी असुविधा ना हो और आपको पूरा टाइम मिल सके। दूसरा, डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर हिमांशु माथुर सर देश में एक ऐसी शख्सियत हैं, आप सबके लिए मॉडल के रूप में भी हैं, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर से सर आते हैं, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी। तो बड़ी हस्तियां जोधपुर ने इस देश को दी हैं, जिनमें से एक हस्ती हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु माथुर सर हैं। सर स्वागत है आपका। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है बेटा कि सर को बहुत लंबा अनुभव मेडिकल सेक्टर में होने के साथ टीचिंग का भी है, क्योंकि एमबीबीएस की जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सर पढ़ाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे कजाकिस्तान सर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपके प्रश्न लूँगा, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो सर को बहुत लंबा मेडिकल के साथ साथ पढ़ाने का भी अनुभव है। तो आप दोनों तरीके के सवाल अपने पूछ सकते हैं सर से, कि एक तो आपके सवाल पढ़ाई को लेकर के हो सकते हैं, या आपके सवाल रोग या किसी मनोरोग हो सकता है, शारीरिक रोग, इस तरीके के सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा, मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि आप आज का जो प्रोग्राम है ऑफिसर्स टॉक, अकेले मत देखिए। अगर आप अकेले देख रहे हैं तो अपने परिवार के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये प्रोग्राम अपने परिवार के साथ, छोटे भाई बहन माँ बाप जो हैं उन सबके साथ बैठ के देखना है, ताकि वो अपने सवाल रख सकें। क्योंकि ये एक एपिसोड बहुत मानसिक रोग के लिए भी है, और कई बार बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। हो सकता है आप के बजाय माँ या पिताजी पूछना चाहें तो उस पर भी सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने परिवार के सब सदस्यों को बुला लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सर के साथ हम फिर ऑफिस टॉक में आपका संवाद करवाएंगे। तो सबको, घर में जो लोग हैं, अपना काम छोड़ करके बैठें और संवाद करें। तो स्वागत है सर आपका। आप बच्चों से जुड़ेंगे, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि आप देंगे ज़्यादा बेटर है। और ये है, सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और ऑफिसर्स टॉक में एक इंडिया पहल का जो प्रोग्राम चलता है, वास्तव में बड़ा ही सराहनीय प्रोग्राम है। और आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग तो इसको देखते ही, मैं भी देखता हूं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर मेरा नाम है, और राजस्थान के उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ जहाँ ये कहावत है कि माया ने ऐसा पूत जड़े जैसा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की धरती से और 52 युद्धों का विजेता मालदेव की धरती से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और जोधपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जयपुर में अभी मैं इन दिनों कई वर्षों से जयपुर में ही सेटल हूँ, यहीं पे मेरा मकान और अस्पताल भी है। अपने बारे में मैंने जो चर्चा करी ये तो आपको मैंने बता दी। आप लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक चीज़ ज़रूर सीख लें कि अगर आपको सही मायने में प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से आपको उसको हमेशा पढ़ना होता है। शुरुआत से आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीईटी एग्ज़ाम की, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से होते हुए आपको निकलना पड़ता है। ये बात नहीं सोचनी होती कि ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स हमारे पास इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो हम लोग पीछे से यहाँ पे कनेक्ट हुए, मतलब नए छात्र हैं और कई छात्र ऑलरेडी इसके अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी बार से एग्ज़ाम दे रहा है। हो सकता है उसके कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं थे, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम पीछे से जुड़ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। पंचवर्षीय योजना है, ऐसे फेमस है, लोग बोलते हैं एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना है, एक बार में सिलेक्शन होता नहीं, कई बार तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। सही मायने से अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से उठकर एक बार तैयारी कर लें तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी एग्ज़ाम देने में। तो शायद दूसरा एक प्रश्न ये है डॉक्टर साहब, मैंने लिखा था कि मैक्सिमम बच्चों को कि याद रख पाने की जो क्षमता है, क्या उसका संबंध बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होता है ना? क्योंकि हर बच्चे की याद करने की क्षमता अलग अलग है, लेकिन वो मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है और शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ है। अगर उसकी ये दोनों चीज़ें
इक्वल काम कर रही हैं तो उसकी याद करने की क्षमता ज़्यादा होगी, या व्यक्ति को अपनी मानसिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए याद करने के लिए शारीरिक पर? तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इस पर थोड़ा सा आप बच्चों को बताएं। हाँ सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेडिकल साइंस में हेल्थ की एक परिभाषा दी हुई है, और हेल्दी इंसान पढ़ सकता है और उसको याद हो सकता है। पढ़ तो कोई भी ले, लेकिन याद वही कर सकता है जो हेल्दी होगा। अब ये हेल्थ की परिभाषा क्या है, तो मेडिकल साइंस कहता है कि हेल्थ ऐसी स्टेट होती है, मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ कि हेल्थ ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम फिजिकल, सोशल और मेंटल तीनों लेवल पे वेल बीइंग होना जरूरी है। मतलब आपकी ब्लड की रिपोर्ट्स अगर ठीक आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। आप फिजिकली हेल्दी होने चाहिए, मानसिक रूप से हेल्दी होने चाहिए, और सोशली सोसाइटी में भी हेल्दी मानने चाहिए। मतलब आपके आसपास के लोग, आपके सोसाइटी वाले अगर आपके लिए बुराई करते हैं और आपके बारे में कुछ बोलते हैं कि इसका नेचर सही नहीं है, ये हमसे बात ठीक तरीके से नहीं करता, ये तो अपने अंदर ही रहता है, तो भी आप हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ का केवल एक ही परिभाषा नहीं है कि आपकी रिपोर्ट्स ठीक आ रही है तो आप हेल्दी हैं। आप तीनों लेवल पे हेल्दी होने जरूरी है। मैंने बताया, आप नोट कीजिए, पहला फिजिकल लेवल पे, दूसरा सोशल लेवल पे और तीसरा मेंटल लेवल पे। अगर तीनों लेवल पे आप हेल्दी हैं तो जो जितने ज्यादा लेवल पे हेल्दी होगा उतना उसको स्टडी इजीली कर पाएगा, कम ड्यूरेशन में ज़्यादा पढ़ पाएगा। जैसे अभी सर ने बोला मेरे को कि कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो वो तीनों लेवल पे हेल्दी हैं इसलिए वो इंटेलिजेंट है। कुछ बच्चे उनसे कम इंटेलिजेंट है क्योंकि वो 2 लेवल पे ही हेल्दी है इसलिए वो कम इंटेलिजेंट है। और कुछ बच्चे बिल्कुल ही ढोर हैं, बिल्कुल ही समझ नहीं आता उनको, तो वो एक ही लेवल पे हेल्दी हैं। बस वो खाना पीना जानते, फिजिकली फिट रहते हैं या फिर सोशली फिट रहते हैं, अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं। तीनों लेवल पे फिट रहेंगे तो आपको जरूर कई बार जैसे आपने सोशली की बात कही अभी, तो मैं जिन परिवार से आता हूँ तो वो सब मेरे परिवार निर्धन गरीब हैं और मैक्सिमम परेशानियों से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगियों से। उस समय वो अपने सबसे ज़्यादा जो आपने कहा कि समाज में लोग आपके बारे में एक अच्छा व्यू रखना चाहिए कि ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बच्चा है, लेकिन जो भी माँ बाप देख रहे हैं, मैं उनकी ओर से और मतलब बच्चों की ओर से माँ बाप के लिए एक सवाल आपको दे रहा हूँ कि माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों की तुलना पड़ोसी के बच्चों से करना स्टार्ट करते हैं और वो उन्हें सुबह जगते हैं तब से और नहीं सोते हैं तब तक, उसके बच्चे को देखो, उसके को देखिए, तो वहाँ वो बच्चे कई बार मेंटली मतलब वो स्वस्थ हैं, खुद शारीरिक स्वस्थ है, लेकिन जो सोशल जो वेल्थ उसकी होनी चाहिए वहाँ खुद को वो डिमोलाइज महसूस करते हैं। तो क्या माँ बाप को इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने बच्चे की वो अच्छी अच्छी चीज़ों को उसके अंदर से उभारें या नेगेटिव चीज़ों को बार बार उसको याद दिलाएं? नहीं, बिल्कुल सर, ये माँ बाप का भी फर्ज है। केवल बच्चा अकेला ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके आसपास में रहने वाले लोग, उसके माँ बाप, उसके आसपास की सोसाइटी अगर जितना ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करेगी उतना ज़्यादा वो अच्छा स्टडी कर सकता है। इसकी भी रिसर्च साइंस में हो रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी ने अध्ययन किया है इस पर और उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। समान कार्य दोनों ग्रुप को दिया गया जो कि एक पजल सॉल्व करने का कार्य था। उसमें 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप था ए और एक ग्रुप था बी। दोनों ने पजल सॉल्व करी। फिर वैज्ञानिकों ने ग्रुप ए वाले लोगों को बोला कि तुमने पजल सॉल्व करी क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। ये पहला ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था, उसमें वैज्ञानिकों ने बोला कि तुमने पजल सॉल्व करी क्योंकि तुम मेहनती बहुत गजब हो यार, तुम्हारी मेहनत की वजह से तुमने ये इतनी मुश्किल पजल को सॉल्व कर दिया। पहले वाले ग्रुप को क्या बोला? सिर्फ ये बोला गया कि तुम दिमाग बहुत तेज है तुम्हारा इसलिए तुमने पजल सॉल्व करी। दूसरे ग्रुप को बोला क्योंकि तुम मेहनती ज़्यादा हो इसलिए तुमने पजल सॉल्व कर ली। दोनों ग्रुप को फिर से नई पजल दी गई, थोड़ी कठिन। तो बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट आए कि जो पहला ग्रुप था, एक ग्रुप जिसको बोला गया कि तुम्हारा दिमाग तेज है, वो उस पजल को सॉल्व कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया उसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जिनको ये बोला गया कि तुम फिजिकली मेहनत बहुत ज़्यादा करी, मेंटली मेहनत बहुत ज़्यादा करी इसलिए तुमने पजल को सॉल्व कर दी, उन बच्चों ने वो पजल को सॉल्व कर दी, वास्तव में सॉल्व करके दे दी कठिन पजल को। अब इसमें अपने को क्या सीखने को मिल रहा है? उन्होंने इस बात का निष्कर्ष ये निकाल के दिया कि जिन बच्चों को ये कहा गया था कि तुम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो इसलिए तुमने पजल सॉल्व करी, तो उनका जो सोचने का स्तर है वो बॉडी के बाहर है। वो ये सोचते हैं कि भी नेचुरल रूप से हम इंटेलिजेंट हैं, भगवान ने हमें इंटेलिजेंट बनाया है। तो उनके कंट्रोल में इंटेलिजेंसी तो है नहीं, इंटेलिजेंसी कंट्रोल तो ईश्वर के है, ब्रह्मा जी ने बना कर दे दिया जैसे तथास्तु, बस वैसे बन गया। तो इंटेलिजेंसी का लेवल
डिसाइड ऑलरेडी भगवान करके देता है, लेकिन दूसरे ग्रुप को बोला कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तू सक्सेस होएगा, जितनी मेहनत करेगा उतना तू सक्सेस होएगा। तो वो इस भरोसे नहीं रहा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। आमतौर पे भी देखा गया है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट छात्र होते हैं, अगर उनको 100 प्रश्न दिए जाए तो 100 में से वो प्रश्न कर देते हैं जो उनको इजीली आते हैं। जो मुश्किल प्रश्न है वो उस पर दिमाग ही नहीं लगाएंगे, नहीं लगा। और जबकि जो मेहनती बच्चा है वो जूझेगा उस प्रश्न से, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी प्रशासनिक सेवक आज तक बने हैं मेरी नजर में तो वही बने हैं जिन्होंने मेहनत करी है। वो आपने देखा होगा कि 10वीं फेल, 10 फेल, 12th फेल बच्चा आगे जाकर धीरे धीरे पास करके, बुक्स भी कई मार्केट में अवेलेबल है 12th फेल तो उसमें बच्चा 12th में फेल हुआ, उसके बावजूद भी वो आगे जाकर एक IAS जैसे रैंक को ग्रैंड करता है। IPS अजय सर है इसका उदाहरण, बहुत बड़ा इसका उदाहरण है वो, इसीलिए क्योंकि वो मेहनती है। और जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि नहीं आई एम इंटेलिजेंट, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ और पेपर तो क्या कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो वो अक्सर वो फेल होता है, बार बार फेल होता है और एंड में जाके डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। तो ये सीधा सा इसका सॉल्यूशन है। हर चीज की रिसर्च साइंस में हो रखी, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ऑलरेडी सब साइंस में एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, देखो अच्छा लग रहा है, आज बच्चों को बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है माँ बाप भी देख रहे होंगे, तो उनसे भी मैं यही कहूँगा, जैसे सर ने कहा कि आप इन्वायरमेंट घर में ऐसा माहौल तैयार कर लें बच्चों को जैसी आप सफलता चाहते हैं। और अब तो आर्थिक रूप से हम सब लोग मेहनत कर ही रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये भार तो आपसे हट गया है। बच्चों को ये कहना चाहिए पेरेंट्स को कि तुम मेहनत करो, तुम मेहनत जो भी होता है उसके लिए हम आगे हम देखेंगे, जो भी जिम्मेदारी है वो ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगर इसमें नहीं होता सिलेक्शन तो हो सकता है कोई उसके नीचे वाले दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो, लेकिन उस पर बर्डन डालना और ये बोलना कि नहीं 5 उंगलियां बराबर है और सब छोटी उंगली को भी खींच के बड़ा करना, ये बिल्कुल सब उंगली का अपना अपना कार्य है, वैसा वो कार्य करती है। इसमें से कोई भी एक उंगली में दिक्कत होगी तो आपको कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी। तो जरूरी नहीं सब ये बड़ी उंगली बने, अंगूठे की भी आवश्यकता है बॉडी को, छोटी उंगली की भी आवश्यकता है बॉडी को, सब चीज की आवश्यकता है, भगवान ने सब तोल मोल के बनाया है।